हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम आपका टेस्ट लेंगे। इस टेस्ट में सभी विषयों से काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकता है। तो प्लेटलेट्स रोकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से लाल दिखाई देता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 2015 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नीति आयोग का पुराना नाम क्या है, तो योजना आयोग है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था। तो मिर्जापुर में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे 2 वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 दिया है तो आपसे बोल रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि जो त्रिज्याओं का अनुपात दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमारा क्षेत्रफलों का अनुपात कितना निकल जाएगा, 4:9 निकल जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। और इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं तो प्लीज आप लोग टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सिर्फ आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम आपको जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा सीधा बनता है, इसे आपको याद रखना है। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। यहाँ पे आपको बताना है
कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो अशिक्षा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है, तो बंगाल में लौटने की बात करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि महान से भी महान कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान कौन है, तो महान से भी महान आत्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है, तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि एपी 2 4 6 8 डॉट डॉट का सार्व अंतर निकालें। यहाँ पे एक एपी दिया है, इसका सार्व अंतर निकालना है। और सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। और डी कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है, 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। और पहला पद कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे हमारा सार्व अंतर कितना निकल गया, 2 निकल गया। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा है, तो महात्मा गांधी जी ने कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होना चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होना चाहिए, तो राष्ट्रभक्ति का होना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, तो संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो प्लीज आप लोग टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि किसी घटना का प्रायिकता नहीं होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी घटना का प्रायिकता नहीं होता है, तो माइनस में किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किसी संभव घटना का प्रायिकता कितना होता है, तो किसी संभव घटना का प्रायिकता 1 होता है और किसी असंभव घटना का प्रायिकता 0 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, तो सीएनजी का नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, तो इसे आपको याद रखना है। और एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार से लोग होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार से लोग होते हैं,
तो सूचना के अधिकार से लोग जागरूक होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सूचना के अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ था, तो राजस्थान से हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। यहाँ पे आपको बताना है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया, तो खोखा ने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा है। यहाँ पे आपको बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो स्वामी दयानंद ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि सभी वर्ग होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, तो ये काल्पनिक होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है, तो विकसित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि स्वर्णवेल गोला स्थान का संबंध किससे है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्णवेल गोला स्थान का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो सत्य का मुंह हिरमणेय पात्र से ढका हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि कॉट थीटा निम्न में से किसके बराबर है। यहाँ पे आपको बताना है कि कॉट थीटा किसके बराबर होता है, तो ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, तो ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि धातुओं का राजा किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि धातुओं का राजा किसे कहते हैं, तो धातुओं का राजा सोना को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि बिहार के अर्थव्यवस्था में किसका योगदान अधिक है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के अर्थव्यवस्था में किसका योगदान अधिक है, तो कृषि का योगदान अधिक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि आविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि आविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आविन्यो रोन नदी के किनारे स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है। यहाँ पे आपको बताना है कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है, तो ये शिक्षा संस्कार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और संस्कार कितने होते हैं, तो 16 होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30
30 नंबर प्रश्न है कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं, तो सार्वअंतर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और सार्वअंतर को डी से सूचित करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि एटीएम से पैसे निकाले एवं रखे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि एटीएम से पैसे निकाले एवं रखे जा सकते हैं, तो 24 घंटे निकाले एवं रखे जा सकते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि 3 5 4 3 2 1 3 3 का बहुलक ज्ञात करें। यहाँ पे एक आंकड़ा दिया है, इसका बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक कैसे निकलता है, तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होता है वही बहुलक होता है। तो इसमें 3 सबसे ज्यादा बार आया है, तो 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुलक हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है, तो एथिलीन का उपयोग फल पकाने में किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कौन था, तो बहादुर कहानीकारक का नौकर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की है, तो मुंबई में की है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि 625 में 5 का अधिकतम घात कितना होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि 625 में 5 का अधिकतम घात कितना होगा, तो यहाँ पे 625 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा, तो ये किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा, और 5 से 625 कितना बार में कटेगा, तो 125 बार में कटेगा, और 125 5 से कितना बार में कटेगा, यहाँ पे कटा दीजिए, यहाँ पे 5 दूना 10 और 5 25, ये 25 बार में कटेगा, और 5 से 25 कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 कितना बार आया, 4 बार आया, तो 5 का यहाँ पे अधिकतम घात कितना निकला है, 4 निकला है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि
कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, तो किसका प्रयोग होता है, तो कैडमियम का छड़ का प्रयोग होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। यहाँ पे आपको बताना है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, तो ये कंबोडिया के शासक थे। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि मंगमा थी। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा थी, तो जो मंगमा थी ये अंधविश्वासी थी। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है, तो देवलोक का मार्ग सत्य से खुलता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। और तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है, तो बेंगलुरु को जाना जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। यहाँ पे आपको बताना है कि पशुपालन और मत्स्य पालन का अर्थ हुआ मछली पालन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था, तो निर्मला के रिश्तेदार ने लगाया था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का आरोप लगा था, तो 11 रुपए का लगा था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। यहाँ पे आपको बताना है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। सभी विषयों से काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा। और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है, तो स्फाइग्नोमीटर की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुआ था, तो राजस्थान से हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर।
53 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है, तो ग्रामीण भारत में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। यहाँ पे आपको बताना है कि राजशेखर की रचना कौन सी है, तो राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी पे होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी पे होता है, तो जलोढ़ मिट्टी पे होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पर गिराया गया। यहाँ पे आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पर गिराया गया, तो जापान पर गिराया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी है, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप इनमें से कौन सा है। आपको बताना है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप इनमें से कौन सा है, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, तो 10.5 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था। यहाँ पे आपको बताना है कि रॉलेट एक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था, तो क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए लाया गया था। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो कथक नृत्य से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ, तो जो पथिक था वो लोभ से आकर्षित हुआ। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि वर्ग अंतराल 30-60 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल 30-60 दिया है, तो इसका आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया जाता है, तो 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और बट्टा के नीचे 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और 2 से 90 कितना बार में कटेगा, 45 बार में कटेगा। तो इसका वर्ग चिन्ह कितना निकल गया, 45 निकल गया। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66
66 नंबर प्रश्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि चीनी किस देश में सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी किस देश में सबसे अधिक होता है, तो चीनी ब्राजील में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो मंगमा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन हैं, तो गुरु गोविंद सिंह है, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि पादप को खाने वाले जीव को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पादप को खाने वाले जीव को क्या कहते हैं, तो शाकाहारी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि सवाल किस चीज का है। यहाँ पे आपको बताना है कि सवाल किस चीज का है, तो सवाल रोटी का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे, तो भगवान शिव के उपासक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 और 30 का परिसर ज्ञात करें। यहाँ पे आपको परिसर निकालना है, तो परिसर कैसे निकलता है, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी सी संख्या कौन है, 30 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 30। और इसमें सबसे छोटी सी संख्या कौन है, 9 है, तो इसे घटा लेंगे। 30 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। और 21 आपका क्या होगा, परिसर होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक है, तो जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन का वाहक होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो हरिजन पत्रिका का संपादन किए थे। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि दूसरों को इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं, तो मूढ़ लोग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से संकलित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है कि मछली का श्वसन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली का श्वसन किससे होता है, तो जल में घुले ऑक्सीजन से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिले में हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिला में हुआ था,
तो सिवान जिला में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन के कारण से होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण से होता है, तो विटामिन ए के कमी के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है कि मानव पूंजी का मुख्य घटक क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव पूंजी का मुख्य घटक क्या है, तो ज्ञान, कौशल और अनुभव, ये तीनों हैं। तो यहाँ पे ये सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो युद्ध में मारा गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है। यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन अभाज्य संख्या है, तो 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो 7 है ये 1 से कटेगा और खुद 7 से कटेगा, ये अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर प्रश्न है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रोसाइड होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए। यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए, तो 1 बीघा जमीन छोड़ गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर प्रश्न है कि करमवीर कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि करमवीर कौन है, तो करमवीर राम परवेश राम है, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है कि 5, 3, 8, 2, 4 का माध्यिका ज्ञात करें। यहाँ पे इसका आपको माध्यिका निकालना है, तो सबसे पहले आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और 2 से बड़ी संख्या कौन है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। और 3 से बड़ी संख्या कौन है, 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। और 4 से बड़ी संख्या कौन है, 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। और 5 से बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बीच में कौन सी संख्या आ रहा है, तो बीच में यहाँ पे 4 आ रहा है, तो 4 इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं,
तो त्याग करती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है कि भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है, तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, तो गोलघर प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है कि काला हीरा किसे कहा जाता है, तो काला हीरा कोयला को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है कि भीखनटोला गांव के निवासी कैसे थे, तो धन विहीन थे, शिक्षा विहीन थे और कठिनाई से जीवन व्यतीत करने वाले थे, तो इनमें से सभी थे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 100 प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, तो अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। यहाँ पे हम सबका कमेंट देख रहे हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।